तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले जो हमारी क्लास आई थी उसके अंदर हमने 16 महाजनपद के बारे में जान लिया था। आज की जो क्लास है इसमें हम 16 महाजनपदों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट मगध के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। असल में 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य एकलौता ऐसा साम्राज्य था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा समृद्ध शक्तिशाली राज्य बना मगध। पर ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ मगध ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य उस समय बन पाया? तो इसके पीछे क्या कारण थे, क्या क्या रीज़न रहे थे, उन सब के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए पहले मगध के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं। मगध की बात करते हैं तो जो हमारा साहित्य है वहाँ से हमें पता चलता है, मैं एक अलग टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि मगध का जो सबसे पहला राजा हुआ, इसे ना राजा कहकर कहते हैं जिसने मगध की उत्पत्ति की या स्थापना की, वो उसका नाम था बृहदत्त। ये पुराणों से या पौराणिक कहानियों से हमें पता चलता है, जिसका कोई भी पूर्ण रूप से एविडेंस हमारे पास नहीं है या फिर प्रूफ नहीं है। लेकिन सबसे पहले यहाँ का राजा हुआ करता था कोई बृहदत्त नामक राजा। ठीक है, इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैदिक साहित्य से मगध के इतिहास की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इसमें प्रमगध के अतिरिक्त मगध के अन्य किसी शासक का उल्लेख नहीं हुआ। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत तथा पुराणों से मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश संस्थापक बृहदत्त थे, तो इसीलिए इसे इसका संस्थापक माना जाता है किसका? मगध का। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली है या था। मगध का संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है। संस्थापक की बात कर रहे हैं, ना कि पहला राजा। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि मगध के उदय के कारण क्या थे। तो मगध जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना उसमें सबसे पहला कारण था इनका आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण कैसे समझते हैं? क्योंकि मगध चारों तरफ से मोस्ट ऑफ द टाइम ये नदियों से घिरा रहा। अब जब नदियों से घिरा रहा तो यहाँ की जो खेती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। अब किसी भी क्षेत्र में खेती अच्छी होगी तो वहाँ पर जो अनाज की उत्पत्ति है वो बहुत अधिक मात्रा में होगी, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा। तो जब अनाज की उत्पत्ति ज़्यादा अधिक होने लगी तो अब बचे हुए अनाज को दाएं बाएं बेचा जाने लगा, किसी दूसरे राज्य में बेचा जाने लगा, जनपद में बेचा जाने लगा। तो जब इस तरह से अनाज को बेचा जाएगा तो उससे कुछ धन प्राप्त होगा। जो धन प्राप्त होगा तो उस धन से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। आप मजबूत बनेंगे मतलब आपका जनपद मजबूत बनेगा। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से ये अपने आप को मजबूत बनाता चला गया। आगे की बातें करते हैं राजनीतिक कारण। यहाँ का एक राजनीतिक कारण ये भी था क्योंकि मगध के हिस्से में जब भी कोई राजा आया, आगे चलकर हम इसके अंदर 3 से 4 वंशों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके वंश में जो राजा आए वो एक से एक प्रभावशाली आए। देखिए, राजा का प्रभाव जरूर पड़ता है। अब राजा जब अच्छा प्रभावशाली आया तो सीधी सी बात है यहाँ का उदय होना जरूरी था, और धीरे धीरे यहाँ का उदय होता चला गया। पड़ोसी राज्यों को अपने राज्य में मिलाते चले गए। अब राजनीतिक कारणों में यहाँ पर देखेंगे कि मगध को एक चीज़ का खतरा नहीं था कि इसके ऊपर कोई अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। इसकी राजधानी स्टार्टिंग में राजगिरा हुई जो कि नदी के किनारे पर थी, तो ऐसे में इसके ऊपर अटैक करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसने दूसरों के ऊपर बहुत सारे अटैक किए और दूसरे राज्यों को या जनपदों को अपने जनपद के अंदर मिलाते चले गए, जिसके कारण आने वाले समय में मगध एक बहुत शक्तिशाली राज्य बना। तो आगे की बातें करते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो नदियों से घिरी हुई थी। यहाँ पर नदियों से इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में जब उपजाऊ जमीन थी तो वनों की प्राप्ति हुई, वनों से लकड़ियाँ प्राप्त हुई। अब जब बहुत बड़ी मात्रा में आपको लकड़ी प्राप्त हो रहा है तो वहाँ से आप रथ बना सकते हैं, तीर कमान, ये सब चीज़ें बहुत बड़े उन्नत स्केल पर बना सकते हैं। दूसरा, साथ ही साथ इस क्षेत्र में लोहे की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा थी और लोहा उस समय चरम पर था। जिसके पास लोहा है वो शक्तिशाली है, क्योंकि लोहा से आधुनिक हथियार या अच्छी क्वालिटी के हथियार बनाए जा सकते थे जो कि युद्ध में आपको जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भौगोलिक स्थिति के कारण इसमें 4 चांद लग गए। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि इन्हें यहाँ से बड़ी मात्रा में हाथी प्राप्त हुए। और विश्वास कीजिए, हाथी मगध सेना का एक प्रमुख अंग था। हाथी मगध सेना का एक प्रमुख अंग माना जाता था उस समय, और इन्होंने जंगलों से बहुत सारी बड़ी मात्रा में हाथी पकड़े और हाथी पकड़ने के साथ साथ उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। आगे चलते हैं। तो ये 3 रीज़न सबसे बड़े थे मगध को शक्तिशाली बनाने में। साथ ही साथ जैसे कि हमने बात करी है यहाँ के राजाओं की,
तो यहाँ पर जो वंश थे वो प्रमुख 4 वंश आए मगध में। सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश के बारे में जानेंगे आज। दूसरे नंबर पर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। जबकि आज की वीडियो में हम नंद वंश तक की कहानी को पढ़ेंगे और अगले पार्ट में हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य वंश अपने आप में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे लंबा इतिहास इसी का रहा है अगर हम मगध की बात करते हैं तो। आज हम कितने राज्य को या कितने वंशों को पढ़ेंगे? हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, शिशुनाग के बारे में और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें शुरू कर लेते हैं मगध के साम्राज्य की या मगध के उत्कर्ष की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यक वंश की। हर्यक वंश का एक दूसरा नाम है पितृहंता वंश। ये 544 से लेकर 412 BC तक के टाइम पीरियड की बात है। तो जब उस टाइम पीरियड की बात है, इसे पितृहंता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जितने राजा हुए वो अपने पिता की हत्या करके स्वयं राजा बने। तो जिसके सिलसिले में, और ये क्रम बना रहा, जिसके सिलसिले में इसका नाम, इस वंश का नाम पितृहंता वंश पड़ गया है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस वंश को पितृहंता नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताना होगा कि हर्यक वंश को पितृहंता नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो इसके राजा थे उनका नाम था बिंबिसार। इस वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। याद रखेंगे, इस वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार, जो कि 544 से लेकर 492 ईस्वी तक राजा रहे। ठीक है, अब देखेंगे बिंबिसार को इनके बेटे ने इनकी हत्या कर दी, जिसका नाम अजातशत्रु था। पर उससे पहले बिंबिसार की कुछ बातें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। आइए, असल में क्या हुआ, बिंबिसार ने विजय की तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। क्योंकि बिंबिसार एक अच्छे राजा थे, तो इन्होंने जगह जगह अपनी विजय प्राप्त करी, युद्ध लड़े, जीते और साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों के साथ भी अपने वंश का विस्तार किया। वैवाहिक संबंध का मतलब है अगर किसी राज्य पर हम आक्रमण कर देते थे उस समय और उसे हमने पराजित कर दिया, तो उसकी पुत्री से, उसकी सिस्टर से, इस तरह से वैवाहिक संबंध बनाकर वंश को आगे बढ़ाया जाता था। अगला है प्रथम विवाह। तो इस प्रकार से कुछ इनके विवाह फेमस हैं, 3 विवाह फेमस हैं। तो सबसे पहला विवाह की बात करते हैं, यह है प्रथम विवाह। असल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना, जिनका नाम छलना भी कहा जाता है, चेलना के साथ विवाह किया। तो पहला विवाह किसके साथ हुआ? लिच्छवी वंश की महारानी या लिच्छवी वंश के या लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन के साथ विवाह हुआ। इनकी बहन का नाम क्या है? चेलना है। तो आई होप सो ये चीज़ें बड़े अच्छे से समझी आएंगी आप लोगों को, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो प्रथम विवाह बिंबिसार ने किससे किया था? छेलना से किया था, या फिर चेलना कौन है? लिच्छवी वंश की रानी। तो याद रखेंगे। दूसरा विवाह, द्वितीय विवाह, ये क्या था? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। किससे किया था? महाकौशला से। ये दूसरा विवाह है, ठीक है ना। इस विवाह के साथ साथ इन्हें दहेज में क्या प्राप्त हुआ? काशी प्रांत, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, काशी प्रांत प्राप्त हुआ इस विवाह में। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से विवाह के दौरान इन्हें काशी प्रांत प्राप्त हुआ? तो आपको बताना होगा दूसरा विवाह जो कि महाकौशला के साथ हुआ था। तीसरा विवाह मंद्र देश, मतलब कुरु के पास जो है, मंद्र देश की राजकुमारी क्षमा से हुआ। तो यहाँ से इनके नाम भी क्षमा है, माफ करना, ठीक है, क्षमा। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन इनकी वाइफ के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से आप ट्रीट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऐसी जगहों का, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ये सब चीज़ें इसीलिए मैं टाइप करके आप लोगों के लिए लाता हूँ, ताकि थ्योरी तो समझा दी जाती है लेकिन बच्चा उससे नोट्स नहीं बना पाता अक्सर। तो नोट्स बनाने में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा सरलता होगी, क्योंकि आपके पास डाटा रिटन बेस में सामने है। तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं थ्योरी समझा दूंगा वो समझ में आ जाती है, लेकिन नोट्स बनाने के लिए बच्चों को वीडियो 2 बार 3 बार देखना पड़ जाता है, जिससे उसका बहुत सारा समय नष्ट होता है। तो आप यहाँ से बहुत शानदार तरीके से नोट्स बना सकते हैं। आइए आगे चलिए। अब बात करते हैं, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश की सेवा में भेजा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? ये कई बार आया हुआ है, तो आप बताएंगे बिंबिसार के राजवैद्य का नाम जीवक था, जिन्हें महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा गया था। चलिए, सॉरी, अवंती नरेश की सेवा में। बात कन्फर्म है। बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर बसाया। बिंबिसार ने एक नया नगर बसाया था, राजगृह, जो कि मैंने बताया था नदी के संगम के तट पर है। संगम पे तट पर होने के कारण यह सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान उस समय था, और राजधानी सुरक्षित हो किसी राज्य की तो पूरा राज्य सुरक्षित माना जाता है। तो राजगृह का निर्माण किसने करा? बिंबिसार ने करा, और इस नगर को अपनी राजधानी भी बनाया, इस नगर को राजधानी बनाया। इसके बाद की बात करते हैं, तो इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। देखिए, मैंने आपको बताया था इस पूरे वंश में यही खेल सबसे ज़्यादा चलेगा,
जो बेटे हैं वो अपने पिता की हत्या कर कर स्वयं राजगद्दी पर बैठेंगे। इसीलिए इस वंश को पिंतहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो अब एक पीरियड खत्म हुआ बिंबिसार। बिंबिसार का यहाँ दी एंड करते हैं। अब इनके बेटे जिनका नाम अजातशत्रु है राजगद्दी पर बैठेंगे। तो आइए हम लोग अजातशत्रु के बारे में कुछ कहानी पढ़ लेते हैं। पहले बताइए बात समझ में आ रही है इन्हें, क्योंकि अभी अभी हमने बिंबिसार को पढ़ा जो कि हर्यक वंश का संस्थापक है और बिंबिसार के बेटे ने अपने पिता को हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर बैठा। तो अब अजातशत्रु की बातें करते हैं। अब किसकी बातें करते हैं? अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 से लेकर 460 ईस्वी तक, माफ करना ईस्वी है, पहले मैंने बीसी बोल दिया था, ईस्वी तक राज्य बना रहा। तो काफ़ी लंबा पीरियड तक ये राजा बना रहा। आइए कुछ बातें इसकी कर लेते हैं अजातशत्रु की। अजातशत्रु की बातें करें तो अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। अब देखेंगे यहाँ पर बिंबिसार ने शादी भी की थी, याद करना भी अभी इस एरिया में बिंबिसार की शादी भी हुई है। तो अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। पहले तो प्रसेनजीत की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। किसका विवाह? वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। इससे पहले भी इनके पिता इसी राज्य से शादी कर चुके हैं। अभी अभी आप लोगों को इसका ज्ञान हुआ था। तो कहानी समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। आगे की तरफ चलते हैं। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर, किसकी? लिच्छवी। अब याद करो इनके पिता ने लिच्छवी से भी शादी करी थी, लिच्छवी वंश के बहन से शादी करी थी जिनका नाम चेलना है, याद आया? तो लिच्छवी वंश गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर, मतलब कि इन्होंने इस पर अटैक करा और उसे वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो आप देख रहे हैं कि वो दोनों क्षेत्र जहां पर बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उन्हीं दोनों क्षेत्रों पर अजातशत्रु ने अटैक किया और अपने राज्यों को आगे बढ़ाया या बड़ा किया। आगे समझते हैं। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिलाकर, देखो काशी तो पहले आ गया था इनके हिस्से में, वैशाली अब आया इनके हिस्से में, मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य और विस्तृत हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो बड़े आराम से समझना चीज़ों को, लॉजिकल तरीके से समझना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको प्यारे से इस तरीके से समझ में चीज़ें आती रहें। आगे की बातें करते हैं। इसके काल में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वो हुआ था 483 में, ठीक है। अब 483 में हुआ था। तो देखिए 483, माफ़ करना मैं यहाँ पर BC लिख देता हूँ, ईस्वी लिख रखा है, ईसा पूर्व होना चाहिए था, ठीक है। तो 483 BC में इनका मृत्यु हो गया था, कन्फर्म है। तो जब इनका मृत्यु हुआ था तो कौन था उस समय राजा? अजातशत्रु उस समय राजा थे। आगे की बातें करते हैं। अब इसकी हत्या भी, किसकी? अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर बेटा अपने पिता की हत्या करके राजा बन पा रहा, वैसे तो उसकी कामना पूरी हो नहीं पा रही है, तो यही एक रास्ता बच रहा है। तो इसका अगला पुत्र, इसका पुत्र कौन है? उदयन। तो अब हम किसके बारे में जानने वाले हैं? उदयन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। आओ, उदयन का टाइम पीरियड है 460 से लेकर 444 BC तक, ठीक है। कहाँ तक? BC तक। आइए बातचीत करते हैं। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। देखिए उदयन भी एक चालाक राजा था और इसने भी अपना जो पाटलिपुत्र नगर बसाया, वो भी ऐसी जगह बसाया जो संगम पर है, ताकि बाहरी देश या बाहरी लोग इस पर आक्रमण जल्दी से ना कर पाएं, तथा राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। अब देखो बिंबिसार ने राजगृह को बसाया था, उसे अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इसके पोते ने, जिसका नाम उदयन है, इसने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया अलग से, ठीक है। उदयन की हत्या एक व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कर दी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, और ये सच भी है। आदमी का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहेंगे तो बता दिया जाएगा आगे। उदयन के 3 बेटे थे, उदयन के 3 बेटे थे। अब उदयन को किसी बेटे ने तो मारा नहीं, क्योंकि उदयन के 3 बेटे थे। आइए तीनों के नाम देखते हैं। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अब 3 बेटे थे, राजा कौन बने? 3 बेटे थे उदयन के, तो मुसीबत ये थी कि भैया राजा कौन बने। तो तीनों ने क्रमवार राज्य किया, एक के बाद एक ने राज्य करना शुरू कर दिया। सिंपल सी कहानी यहाँ पर रहती है। अब बात करते हैं 412 से, 412 से। पर जैसे कि यहाँ पर है कि तीनों ने क्रम वाइज क्या कर दिया? राज्य शुरू करना राज्य किया। तो सबसे आखिरी में किसका नंबर आया होगा? नागदशक का नंबर आया था। तो उस प्रकार से हर्यक वंश का आखिरी राजा कौन हुआ? नागदशक। हर्यक वंश का पहला राजा कौन हुआ? बिंबिसार। हर्यक वंश का आखिरी राजा नागदशक। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, याद रखना।
है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब नाग दशक कैसे हटा इसकी बात करेंगे, क्योंकि अगला वंश है शिशुनाग वंश, जो कि 412 से आगे की कहानी पर चलेगा। तो इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। अब क्योंकि शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की है, तो इसका मतलब नाग दशक को किसने हराया होगा? नाग दशक को शिशुनाग ने हराया। शिशुनाग के बारे में कहानी प्रचलित है कि जब ये छोटे थे तो इनकी रक्षा सांपों ने की थी, तो इसीलिए इनका नाम शिशुनाग पड़ा। आई डोंट नो ये कहानी सच्ची है या नहीं, बट देयर हैव नो एविडेंस, बट ऐसी कहानी है, ठीक है। तो इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। अब शिशुनाग ने वंश की स्थापना की, कहाँ पर चल रहा है सारा मैटर? भैया ये सारा का सारा मैटर चल रहा है मगध के अंदर। मगध के अंदर जब मैटर चल रहा है तो वहाँ पर आखिरी राजा हर्यक वंश का नाग दशक, जिसे किसने हराया? शिशुनाग जी ने हराया, खुद आ गए। अब इनका वंश चलेगा मगध के ऊपर। यह बनारस के राजा के गवर्नर था। शिशुनाग कौन था? बनारस के जो राजा थे उनके गवर्नर थे। तो शिशुनाग का टाइम पीरियड क्या है? अब 412 से 394। शिशुनाग वंश भी है और शिशुनाग राजा का नाम भी है। तो इनकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाना था। अब देखो शुरू से ही क्या काम होता रहा। अब देखिए मगध के जितने राजा अभी तक आपने देखे हैं, सब क्या कर रहे हैं? या तो पड़ोसी राज्य पर अटैक कर कर उस राज्य को अपने राज्य में मिला रहे हैं, या फिर उनकी बेटी से, बहन से शादी करके दहेज में वहाँ का पूरा राज्य या वहाँ की राजधानी ऐसा हिस्सा मांग लेते हैं और अपने राज्य को बड़ा करते जा रहे हैं। इस परंपरा को शिशुनाग ने भी जारी रखा। शिशुनाग ने आते ही क्या करा? बड़ी सफलता हासिल की। अवंती जो राज्य है, अवंती राज्य को जीत कर उसे मगध में मिला लिया। सीधी सी बात है, मगध और शक्तिशाली हो गया। पहले ही मगध के अंदर काशी जैसे क्षेत्र मिल चुके हैं, है ना। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित करी। देख लो तीसरी राजधानी आ गई है। सबसे पहले राजगृह जो बिंबिसार ने करी थी, फिर उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, और अब शिशुनाग आ गए हैं और उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? वैशाली को बनाया। वैशाली को पीछे चैप्टर अभी पिछले पढ़ा था अभी थोड़ी देर में ही कि उसे मगध में मिला लिया गया था, ठीक है। सॉरी। इसके बाद वत्स को मगध में मिला लिया। इसके बाद जो वत्स राज्य था, वत्स पढ़ाया हुआ 16 महाजनपद के टाइम पर, उसे भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। मतलब उस पर भी अटैक कर कर उसे जीता और अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कितने बड़े स्केल पर मगध के जितने राजा आ रहे हैं, सब पराक्रमी हैं, सब दूसरे राज्यों को जीत कर अपने राज्य में मिला रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं मगध शक्तिशाली बनना लाजमी हो गया था। अब शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ कालाशोक। मतलब इनके बाद कौन राजा बनेगा? कालाशोक। कालाशोक इनके बेटे का नाम है। आइए बात करते हैं। 394 से लेकर 366 बीसी तक का टाइम पीरियड है। यह शिशुनाग का पुत्र था। कौन? कालाशोक, ठीक है। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के बाद राजा बना। इसकी राजधानी, इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। देखिए शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था और इसने वापस से अपनी राजधानी किसे बना लिया? इसने वापस से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर है, तथा आगे के समय तक राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। अब इनके बाद कोई पाटलिपुत्र को राजधानी से नहीं हटाएगा, ठीक है। इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति का टाइम पीरियड क्या था? देखिए पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 में और दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 में, 100 साल बाद। तो देखिए 383 इसी के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। और क्योंकि इस समय राजधानी पाटलिपुत्र थी तो पाटलिपुत्र में ही वो संधि हुई थी। बौद्ध संधि मैंने ये चीज़ आपको पढ़ा दिया था पहले ही, बस याद रखना। किसके शासनकाल में हुई थी दूसरी बौद्ध संगति? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जो शिशुनाग वंश का दूसरा राजा है। इसके बाद आएगा, अब ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो महानंदी। इनका असली नाम या दूसरा नाम नंदीवर्धन है। एग्जाम में किसी भी तरह से ये नाम आपके सामने रिप्रेजेंट हो सकता है, तो यहाँ पर ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस नहीं करेंगे। महाबोधिवंश के अनुसार कालाशोक की हत्या के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन किया। असल में कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। तो 10 पुत्रों ने शासन किया। मैं यहाँ 10 पुत्रों के नाम बिल्कुल मेंशन नहीं करने वाला हूँ, याद रखना। उन 10 पुत्रों में से एक महानंदिन या नंदीवर्धन था, जिसमें से नंदीवर्धन सर्व प्रमुख था। सर्व प्रमुख मतलब इन्हें सबसे अच्छे तरीके से शासन किया। और इन 10 के 10 में सबसे ज़्यादा समझदार या सबसे ज़्यादा सही जो था वो कौन था? नंदीवर्धन था। इसीलिए हम यहाँ पर नंदीवर्धन की बात को करेंगे। इनके शासनकाल में कोई उल्लेखनीय घटना हुई नहीं, क्योंकि अब 10 लोग थे, बड़ा घिचपिच था, मामला खत्म होने चल गया है, आप समझ सकते हैं ना। महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ। कौन हुआ? अंतिम शासक सिद्ध हुआ। इसके बाद शिशुनाग वंश पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना की जो नंद वंश के नाम से जाना गया। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होना, नंदीवर्धन या फिर महानंदिन को किसने हराया? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद को इतना शक्तिशाली बताया जाता है कि कुछ पुराणों में या कुछ एविडेंस ये कहते हैं कि महापद्म नंद परशुराम, भगवान परशुराम जी का अवतार हैं। इतना शक्तिशाली इन्हें माना गया है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि किस मगध शासक को परशुराम जी का अवतार भी कहा जाता है? तो आप किसे बताएंगे? महापद्म नंद को बताएंगे। ठीक है, महानंदिन और महापद्म नंद में कंफ्यूज मत हो जाना बस आप लोग कहीं भी, ठीक है ना। ये आखिरी राजा है शिशुनाग वंश का और महापद्म नंद नंद वंश का पहला राजा है। इसने शिशुनाग के वंश को समाप्त कर दिया। कैसे? इसे हराकर। बात समझ में आ रही है? तो अब कौन सा वंश पढ़ेंगे आप? नंद वंश। बहुत छोटा सा है, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, नंद वंश के बारे में आप लोग यहाँ पर डिटेल को ले लेंगे, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। शिशुनाग वंश के बाद मगध नंद वंश के हाथों में आ गया। बिल्कुल सिंपल कहानी है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, इसी कारण इसे नंद वंश कहा जाता है। महापद्म नंद, क्योंकि महापद्म नंद मेन है, इसी ने तो अभी नंदीवर्धन को हराया है जो शिशुनाग वंश का आखिरी राजा है। ठीक है, तो इसकी बातें करते हैं। यह गैर क्षेत्रीय, मतलब ये शूद्र था, शासकों में प्रथम था। तो पहला शूद्र शासक कौन था? महापद्म नंद था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि पहला शूद्र शासक कौन था? तो आप बताएंगे महापद्म नंद था, शासकों में प्रथम था। इसने पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो अब तक जितने भी राजा आए उन सब में सबसे शक्तिशाली इसे ही माना गया। और साथ ही साथ ऐसा भी कहा गया कि भगवान परशुराम जी का ये अवतार हैं। अब हैं इस बात का एविडेंस हमें पुराणों से और हमारी महाभारत से या फिर अन्य ग्रंथों से भी मिल जाता है। चलिए, क्योंकि इसने प्रथम बार कलिंग विजय की तथा एक नहर भी वहाँ खुदवाई। इसने पहली बार कलिंग विजय की, आज का उड़ीसा, कलिंग मतलब आज का उड़ीसा, कलिंग पर अटैक किया और उसे जीत लिया। याद रखना, कलिंग वही क्षेत्र है जिसे अशोक भी आगे चलकर जीतेंगे। ठीक है ना, तो इसकी चर्चा बाद में भी होगी। तो विजय की और वहाँ पर एक नहर भी खुदवाई, जिसके पूरी तरह से एविडेंस नहीं मिलते हैं पर खुदवाई थी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अब जो नंद वंश है इसका आखिरी राजा का नाम क्या था? धनानंद था। क्या था? धनानंद। आइए चर्चा करते हैं। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। किससे? धनानंद से। धनानंद से जनता क्या थी? धनानंद को मैंने इसी में शामिल कर लिया, अलग से नहीं बनाया। ठीक है, धनानंद से जनता क्या थी? बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। क्योंकि जनता धनानंद से थोड़ी ज़्यादा हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी। तो ऐसे में जब जनता राजा से खुश नहीं होती है तो कोई अन्य राजा आकर अपना सिक्का वहाँ पर रख सकता है या अपना सिक्का, अपना लोहा मनवा सकता है। क्योंकि जनता ही जब राजा के साथ नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत राजा को हो जाती है। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, जो कि इनके प्रधानमंत्री हैं, इन्हें हराया धनानंद को। और अब मगध पर एक नया वंश आएगा, मौर्य वंश। लेकिन याद रखना, इसी के टाइम पीरियड पर, यहाँ पर धनानंद चल रहा है, इसी के टाइम पीरियड पर भारत में विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। कैसे आक्रमण? विदेशी आक्रमण। तो याद रखेंगे जो अगली वीडियो आएगी वो मौर्य वंश की नहीं, पहले आएगी कि इस टाइम पीरियड पर होने वाले विदेशी आक्रमण। तो अगली वीडियो का जो अकल मिलेगी आपको वो मिलेगी विदेशी आक्रमण की। ठीक है, पर याद रखना कि विदेशी आक्रमण को एक साइड से पढ़ेंगे, लेकिन इसे क्रम से चलाएं तो अब कौन राजा बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनेगा। इसे याद में रखेंगे, लेकिन साथ में पहले आपको विदेशी आक्रमण पढ़ाने होंगे कि कौन से विदेशी आक्रमण इस समय में हुए हैं। ठीक है, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, जिसके अंदर हमने मगध का उत्कर्ष को जाना कि मगध कैसे कैसे बड़ा राज्य बना और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य के रूप में सामने आया। और इसका आखिरी राजा जो कि नंद वंश का धनानंद था। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।